हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर कि हम लोग पावर को कैसे मेज़र करते हैं। तो एक टेक्निक हम लोग बताए थे, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमो वाट मीटर। यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं मेजरमेंट ऑफ डीसी पावर। नाउ पावर क्या होता है? P इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, और डीसी में पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर विल बी 1। ओके, हमेशा यूनिटी होता है। नाउ अगर हमको डीसी में पावर मेज़र करना है तो उसके लिए एक वोल्ट मीटर और एमीटर सफिशिएंट है उसको मेज़र करने के लिए। इसमें हम दो तरह का टेक्निक यूज़ करते हैं। सबसे पहले वोल्ट मीटर एमीटर और एमीटर वोल्ट मीटर। डिफरेंस ये है, वोल्ट मीटर एमीटर में सबसे पहले हम लोग एक वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, देन एमीटर का। और एमीटर वोल्ट मीटर मेथड में सबसे पहले हम लोग एमीटर का यूज़ करते हैं, देन वोल्ट मीटर का। नाउ इस एमीटर का अगर कुछ रेजिस्टेंस है दैट इज़ आर ए, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ वी ए, और इसमें जो करंट जा रहा है दैट विल बी इक्वल टू आई, जो मेरा सप्लाई करंट है। सिंस वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, इसी के लिए जो तुम्हारा इस पाथ में करंट जाएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है वोल्ट मीटर पाथ में। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट यहाँ फ्लो कर देगा, तो करंट इधर नहीं जाएगा, तो पावर ये लोड को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रहता है, इसलिए इस एमीटर में जो करंट जा रहा है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई। यहाँ पे जो टोटल पावर मिल रहा है, जो लोड कंज्यूम कर रहा है, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाई लोड। अब यहाँ पे लोड क्या क्या हो गया, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो ये क्या कंज्यूम करेगा, दैट इज़ वी डी सी इंटू आई, राइट, प्लस और क्या पावर कंज्यूम करेगा, ये एमीटर पावर कंज्यूम करेगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है आर है, तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर है। ठीक है, तो एमीटर में कुछ पावर लॉस होगा। तो ये है वोल्ट मीटर एमीटर का टेक्निक। अगर हम इसमें देखें पावर कंज्यूम्ड, इसमें क्या पावर कंज्यूम करेगा, यहाँ पे पावर कंज्यूम क्या करेगा, सिंस जो ट्रू पावर है दैट इज़ वी इंटू आई, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, राइट, वी डी सी इंटू आई। इसमें जो पावर कंज्यूम करेगा दैट विल बी इक्वल टू वी डी सी इंटू आई, प्लस और क्या तुम्हारा यहाँ पे कंज्यूम करेगा, ये वोल्ट मीटर कंज्यूम करेगा। ओके, दैट इज़ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सपोज करो इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आर वी है, डिवाइडेड बाई आर वी। तो ये दो तरह का हम लोग कनेक्शन करते हैं डीसी में। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर इन एसी। तो सपोज करो वी है तुम्हारा वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। करंट क्या हो रहा है, लैग हो रहा है। ओके, और P क्या होता है, P विल बी इक्वल टू V इंटू आई, सो दिस विल बी इक्वल टू वी एम इंटू आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और वी कैन राइट इट एज वी एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे साइन ए इंटू साइन बी में, सो दिस विल बी कॉस ए माइनस बी, सो दिस विल बी फाइव माइनस कॉस ए प्लस बी, सो दिस विल बी टू ओमेगा टी माइनस फाइव। नाउ अगर हम इसका एवरेज पावर निकालें, then this will be P average from 0 to
टी total time period integration of from 0 to t p into d omega t. ओके, ये पावर का हम इंटीग्रेशन करेंगे एवरेज पावर निकालने के लिए. नाउ दिस विल बी इक्वल टू, हम टाइम पीरियड को ले रहे हैं 2 पाई, सो दिस विल बी 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई p d ओमेगा t. नाउ दिस विल बी 1/2 पाई, p क्या है, दैट इज़ Vm इंटू आई एम बाई 2. ओके, सो Vm इंटू आई एम बाई 2, ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा t माइनस फाई टी ओमेगा टी, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 2 पाई. अब देखो ओमेगा टी इस टर्म में तो है नहीं, राइट, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा. और फिर क्या बचेगा, 1/2 पाई इंटू वी एम इंटू आई एम बाई 2, कॉस फाई बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेट क्या होगा, डी ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रॉम लिमिट 0 to 2 पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू 2 पाई माइनस. अब ये देखो इसमें 2 ओमेगा टी है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्शन हो जाएगा इसका. ओके, और साइन 0 और 2 पाई पे वैल्यू क्या रहता है, 0. ओके, तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 कॉस फाई. नाउ वी आर एम एस अगर हम निकालें, दैट विल बी वी एम बाई रूट 2, और आई आर एम एस क्या होता है, दैट इज़ आई एम बाई रूट 2. सो पी एवरेज विल बी इक्वल टू वी एम बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2. सो दिस विल बी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस. ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज पी एवरेज इक्वल टू वी इंटू आई कॉस फाई. नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रो डायनेमो मीटर. इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में हम लोग एक करंट कॉइल का यूज़ करते हैं. सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा. एक करंट कॉइल का यूज़ करते हैं और एक प्रेशर कॉइल का यूज़ करते हैं. प्रेशर कॉइल मेरा कैसा होना चाहिए, नॉन इंडक्टिव होना चाहिए. नॉन इंडक्टिव मतलब ये रेजिस्टिव नेचर का होना चाहिए. और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई से. करंट कॉइल को हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं लोड के. करंट कॉइल है ये, इसको हम सीरीज़ में लगाते हैं लोड के. और प्रेशर कॉइल को हम लोग अक्रॉस द लोड लगाते हैं. तो प्रेशर कॉइल को हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं. इन दोनों कनेक्शन में डिफरेंस क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे. तो प्रेशर कॉइल को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं. अब इस प्रेशर कॉइल को हाईली रेजिस्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, जिससे कि इसमें जो करंट है, इस पाथ में जो करंट आएगा वो मिनिमम हो जाए. ओके, नाउ इस करंट कॉइल में जो करंट का वैल्यू रहेगा और इस प्रेशर कॉइल में जो वोल्टेज का वैल्यू रहेगा, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं. तो ये तुम्हारा कंप्लीट एक वैट मीटर है. नाउ इसमें एरर किस किस तरह से राइज होता है हम ये देखते हैं. सबसे पहला है एरर ड्यू टू कनेक्शन. हम बताएं अभी कि हम इस तरह से भी कनेक्ट करते हैं और इस तरह से भी कनेक्ट करते हैं, राइट. तो दोनों कनेक्शन में कुछ ना कुछ एरर आता है. सबसे पहला इस कनेक्शन में हम लोग देखते हैं. सपोज़ यहाँ पे करंट कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो है तुम्हारा RC. ओके, और करंट कॉइल में जो तुम्हारा करंट जा रहा है दैट इज़ IC, एंड प्रेशर कॉइल तुम्हारा
सप्लाई साइड में जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रेशर कॉइल कैसा है, सप्लाई साइड में जुड़ा हुआ है। देखो हम इसको यहाँ से कनेक्ट किए हैं, अगर इसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो ये किस साइड कनेक्टेड रहता है, लोड की साइड कनेक्ट रहता है। अगर करंट कॉइल के हम इधर कनेक्ट कर रहे हैं तो सप्लाई साइड, अगर करंट कॉइल के उधर कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग लोड साइड में उसको कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ इसमें जो टोटल पावर होता है दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे पावर कौन कौन सा कंज्यूम करेगा, लोड कंज्यूम करेगा और करंट कॉइल कंज्यूम करेगा, क्योंकि इस करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, RC। तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, P पावर कंज्यूम बाय लोड प्लस पावर कंज्यूम बाय करंट कॉइल, दैट इज IC स्क्वायर इंटू RC। अगर हम ट्रू पावर की बात करें, ओके, तो ट्रू पावर क्या होता है, जो तुम्हारा लोड कंज्यूम कर रहा है वही तुम्हारा ट्रू पावर है। ओके, ये वही तुम्हारा ट्रू पावर है जो तुम्हारा लोड कंज्यूम कर रहा है। सो दिस विल बी इक्वल टू P लोड। ओके, क्योंकि हमको क्या मेज़र करना है, हमको मेज़र करना है कि ये लोड कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू पावर हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू P लोड विल बी इक्वल टू P टोटल पावर माइनस IC स्क्वायर RC। ठीक, टोटल पावर माइनस IC स्क्वायर RC विल बी इक्वल टू P लोड, दैट इज इक्वल टू ट्रू पावर। एंड अगर हम एरर चेक करें, एरर क्या होता है, टोटल पावर माइनस ट्रू पावर, सॉरी टोटल पावर माइनस ट्रू पावर, यानी कि मेजर्ड पावर माइनस ट्रू पावर। सो टोटल पावर माइनस ट्रू पावर विल गिव यू एरर। एंड अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ट्रू पावर क्या, टोटल पावर क्या है, P लोड प्लस IC स्क्वायर RC, और ट्रू पावर क्या है, P लोड। ओके, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, IC स्क्वायर RC। ओके, तो ये कब है, इस तरह का एरर तुम्हारा जनरेट करेगा, IC स्क्वायर RC तुम्हारा करंट कॉइल की वजह से जनरेट हो रहा है, राइट, एरर। तो ये कब इस तरह का एरर जनरेट करेगा, जब मेरा प्रेशर कॉइल सप्लाई साइड में कनेक्टेड है। जब मेरा प्रेशर कॉइल अगर लोड साइड में कनेक्ट होगा तो किस तरह का एरर वो जनरेट करेगा, अब हम प्रेशर कॉइल को क्या किए, लोड साइड में कनेक्ट किए। सिंस यहाँ पे हम करंट को लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि यहाँ का रेजिस्टेंस हाई हो जाए और इसमें करंट कम फ्लो हो। ओके, तो वहाँ पे करंट क्या आ रहा है, करंट कॉइल में करंट क्या आ रहा है, I, राइट, और यहाँ पे जो करंट ट्रैवल कर रहा है दैट इज इक्वल टू IP। तो यहाँ पे जो टोटल पावर हो जाएगा, यहाँ पे टोटल पावर हो जाएगा, हम यहाँ पे करंट कॉइल का रेजिस्टेंस को कम रखे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ करंट कॉइल इज लेस। तो अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ करंट कॉइल कम रखे हैं तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो टोटल पावर यहाँ पे कौन कौन कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे लोड मेरा पावर कंज्यूम कर रहा है और इस रेजिस्टेंस में जो मेरा पावर वेस्ट हो रहा है वो। सो दिस विल बी इक्वल टू P लोड प्लस इसमें करंट कौन सा आ रहा है, IP स्क्वायर इंटू RS। नाउ ट्रू पावर क्या होता है, जो मेरा लोड कंज्यूम कर रहा है। ओके, एंड एरर क्या होता है, एरर इज इक्वल टू टोटल पावर माइनस ट्रू पावर। ओके, जो तुम्हारा टोटल पावर है और तुम्हारा ट्रू पावर है। ट्रू पावर क्या है, जो लोड कंज्यूम कर रहा है, यही तुम्हारा ट्रू पावर है। लेकिन टोटल पावर जो कंज्यूम कर रहा है, कौन कौन सा कंज्यूम कर रहा है, तुम्हारा प्रेशर कॉइल कंज्यूम कर रहा है और लोड भी कंज्यूम कर रहा है। तो अगर हमको एरर निकालना है तो ये एरर किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर कॉइल की वजह से हो रहा है। प्रेशर कॉइल में प्रेशर कॉइल के थ्रू जो हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसमें जो मेरा पावर वेस्ट हो रहा है वही उसके वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, तो वैट मीटर इसका पावर भी रीड कर लेगा, इसका पावर भी रीड कर लेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू P टोटल माइनस P लोड। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, IP स्क्वायर इंटू RS। और वी कैन राइट IP स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है,
ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सप्लाई क्या दिए हैं, V वोल्ट, यहाँ पे भी क्या आएगा, V वोल्ट, अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है तो। सो IP विल बी V स्क्वायर डिवाइडेड बाई RS स्क्वायर इंटू RS, राइट, और वी कैन राइट V स्क्वायर डिवाइडेड बाई RS। तो एरर मेरा कितना निकल रहा है, V स्क्वायर बाई RS। अगर मेरा प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल बोल लो, अगर लोड साइड में मेरा कनेक्टेड है तब। नाउ सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है उसका हम लोग फेजर डायग्राम देखते हैं किस तरह से बनता है। नाउ इसका हम लोग फेजर डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे जो करंट कॉइल में जो मेरा करंट जा रहा है दैट इज़ IC, ओके, और यहाँ पे जो मेरा करंट जा रहा है दैट इज़ IP। सो अगर हम प्रेशर कॉइल में किसी भी तरह का इंडक्टेंस नहीं है, हम क्या बोले थे, प्रेशर कॉइल कैसा है तुम्हारा, हाईली रेजिस्टिव है। अगर इसमें इंडक्टिव इंटरफेरेंस या अगर इसका इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस वैल्यू जो है वो कम है तो हम इसको हाईली रेजिस्टिव मान सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो मेरा सप्लाई वोल्टेज है V और यहाँ पे जो करंट है IP, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक ही फेज़ में होगा, ओके। एक फेज़ में होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जब भी अगर कोई तुम्हारा हाईली रेजिस्टिव एलिमेंट रहा, सपोज़ करो इस तरीके से रहा, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है तुम्हारा V है और करंट है I, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट एक ही फेज़ में रहता है। अगर इंडक्टेंस है तो वोल्टेज क्या होगा, करंट क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा। अगर कैपेसिटेंस था तो 90 डिग्री वो लीड करता। सो यहाँ पे कैसा है, हाईली रेजिस्टिव है, ओके, हाईली रेजिस्टिव है, नॉन इंडक्टिव है, तो ये क्या होगा, उसी फेज़ में रहेगा। और यहाँ पे जो करंट कॉइल है उसको हम लोग नॉन इंडक्टेंस नहीं माने हैं, ओके। सो ये क्या करेगा, ये लैग करेगा कुछ एंगल से। अगर प्योरली इंडक्टेंस रहता तो 90 डिग्री से लैग करता, कुछ रेजिस्टिव भी हो सकता है नेटवर्क में, इसलिए सपोज करो ये फाई एंगल से लैग कर रहा है, राइट, IC। सो इन दोनों के सिचुएशन में जो तुम्हारा IP है दिस विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई RS, राइट, RS होगा, IP क्या होगा, V इक्वल टू क्या होता है, IR। सो IP इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, और IC विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हम I लिख सकते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें जो करंट का वैल्यू है वो बहुत कम होगा। किसी भी हाई रेजिस्टेंस पाथ में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है, करेगा तो बहुत कम वैल्यू करेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो बहुत कम होगा, और यहाँ पे जो मेरा सप्लाई करंट है I, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC। तो यहाँ पे जो तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंटू I कॉस फाई डिवाइडेड बाई RS, राइट, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में क्या होता है, I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। नाउ अगर हम इसको इक्वेट करें देन दिस विल बी इक्वल टू VI डिवाइडेड बाई RS कॉस फाई, और क्या होता है, DM बाई D थीटा, राइट। सो ये तब है जब तुम्हारा प्रेशर कॉइल नॉन इंडक्टिव है। अगर तुम्हारे प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस रहा तो सपोज़ करो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है प्रेशर कॉइल का और ये तुम्हारा इंडक्टेंस है। अब देखो यहाँ पे इंडक्टेंस आ गया, तो अब जो तुम डायग्राम बनाओगे दैट इज़ V, पहले क्या था, ये भी तुम्हारा, यहाँ पे जो तुम्हारा करंट था IP,
वो किस फेज़ में बनाए थे, वी के फेज़ में बनाए थे, सेम डायरेक्शन में, राइट। अब तुम्हारा इस डायरेक्शन में ही नहीं होगा, उसी फेज़ में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार ये हाईली रेजिस्टेंस था तो हम इसी फेज़ में बना दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे हम नॉन इंडक्टिव ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इंडक्टेंस प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है, इंडक्टेंस प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, लैग करेगा। ओके, सपोज करो ये बीटा एंगल से लैग कर रहा है, और जो तुम्हारा IC था, IC कितना से लैग करेगा, दैट विल बी इक्वल टू IC था, और जो तुम्हारा IC था वो लैग करेगा विथ एंगल फाई। ओके, तो इन दोनों करंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये फाई है, ये बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू फाई माइनस बीटा। ओके, तो हम क्या लिखते थे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या लिखते थे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता था, I1 IC इंटू IP डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, कॉस फाई माइनस बीटा इंटू DM बाई डी थीटा, राइट। और अगर तुम्हारा इंडक्टिव नहीं था, अगर ये तुम्हारा नॉन इंडक्टिव था, तो उस वक्त IP क्या था, यहाँ पे था, तो बीटा का कहीं पिक्चर आया ही नहीं। सो वहाँ पे क्या होता था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या बना तुम्हारा, IC इंटू IP बाई 2 कॉस फाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडक्टेंस के प्रेजेंट की वजह से तुम्हारा IP लैग कर रहा है विथ एंगल बीटा, सो दिस विल बी IC इंटू IP बाई 2 कॉस फाई माइनस बीटा इंटू DM बाई डी थीटा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ बीटा एंगल क्या होगा। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, ये क्या है तुम्हारा ZP इम्पिडेंस वैल्यू। ओके, तो इम्पिडेंस कैसे निकलता है, ZP इज इक्वल टू RP प्लस JLP। ओके, सो ZP क्या हो जाएगा, RP प्लस JLP, यानी कि RP अगर इस तरह से बना रहे हो, ओके, अगर RP इस तरह से बना रहे हो, J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 डिग्री, सो RP XP इंडक्टेंस वैल्यू XP, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, ZP। ओके, और इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल कौन सा है, बीटा। सो बीटा क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XP बाई RP, राइट। और इसको मैं भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ ओमेगा LP डिवाइडेड बाई RP। XP क्या होता है, 2 पाई f L, ठीक है। तो 2 पाई f XP क्या होता है, 2 पाई f L, तो यहाँ पे 2 पाई f क्या है, ओमेगा। नाउ ZP क्या होगा, अगर हम इसको मॉड निकालें, इसका अगर मॉड निकालते हैं तो मॉड अगर हम इसका मॉड निकालें, देन मॉड ZP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RP स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे RP प्लस RS स्क्वायर प्लस ओमेगा LP स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ओके, या XP स्क्वायर, सिंस RP यहाँ पे जो ZP ले रहे हैं हम टोटल ले रहे हैं यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पे RP प्लस RS इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू RS, क्योंकि इसका तो इंडक्टेंस वैल्यू का इसका जो प्रेशर कॉइल है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, इसी के लिए हम यहाँ पे सीरीज़ रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू एकदम कम है, बहुत कम है, तो अगर हम इसको ऐड भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत हाई है। सपोज करो ये 1 मेगा ओम है और ये 1 ओम है, तो 1 मेगा ओम और 1 ओम को ऐड करोगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, ओके। सो यहाँ पे RP प्लस RS स्क्वायर को तुम RS स्क्वायर भी लिख सकते हो प्लस ओमेगा LP स्क्वायर लिख सकते हो, या XP स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे IP क्या है, V डिवाइडेड बाई RS या V डिवाइडेड बाई ZP। अब RS नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस वैल्यू भी प्रेजेंट है, सो ZP। और IC क्या है, दैट इज़
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड कॉस बीटा कितना होगा? अगर हम कॉस बीटा की बात करें सेम पिछले डायग्राम से, कॉस बीटा क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू आर पी प्लस आर एस, ठीक है, आर पी प्लस आर एस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाई जेड पी, ओके। और जेड पी इज इक्वल टू, अगर हम जेड पी के इस टर्म में लिखे तो देन इट विल बी इक्वल टू आर एस बाई कॉस बीटा, राइट। नाउ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? दिस विल बी इक्वल टू आई सी इंटू आई पी कॉस, क्या था, कॉस फाई माइनस बीटा इंटू डी एम बाई डी थीटा, यही था। तो अब हम लोग आई सी की जगह आई पुट करेंगे और आई पी की जगह वी बाई जेड पी पुट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू वी बाई जेड पी इंटू कॉस फाई माइनस बीटा इंटू डी एम बाई डी थीटा। नाउ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर एस लिख सकते हैं और कॉस बीटा ऊपर चल जाएगा। सो दिस विल बी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाई आर एस इंटू कॉस फाई माइनस बीटा इंटू डी एम बाई डी थीटा। अगर यहाँ पे इंडक्टिव इंटरफेरेंस नहीं था तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा कितना आया था? दैट इज़ वी इंटू आई बाई आर एस कॉस फाई डी एम बाई डी थीटा, ओके। और यहाँ पे विथ, अगर यहाँ पे इंडक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वी आई कॉस बीटा बाई आर एस इंटू कॉस फाई माइनस बीटा इंटू डी एम बाई डी थीटा। तो ये जो एरर आ रहा है, ठीक है, ये जो एरर आ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस इन प्रेशर कॉइल, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ स्प्रिंग कंट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, ओके। और अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, दिस टी सी विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ओके। सो अगर हम विदाउट, सबसे पहले लिखते हैं विदाउट this TC will be equal to deflecting torque and we can write TC is theta, right? So K into theta is equal to VI by RS into cos phi into dm by d theta। अब देखो यहाँ पे थीटा क्या है? दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI cos phi by RS and this is directly proportional to power, okay, this is directly proportional to power that is without inductive interference is directly proportional to VI cos phi divided by RS। देखो जितना तुमको पावर मेज़र करना है तो जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा डिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाई बाई आर एस। ये हो गया तुम्हारा विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस। विथ प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस ये क्या हो जाएगा? सो सिमिलरली जिस तरह से हम इसको इक्वेट किए हैं वैसे हम इसको भी इक्वेट करेंगे। टी सी इज इक्वल टू टी डी, अगर इसको हम इक्वेट करेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज़ वी आई कॉस बीटा बाई आर एस इंटू कॉस फाई माइनस बीटा, राइट। अगर हम मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू अगर हम डिवाइड करें देन दिस विल गिव यू, मेजर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा इंडक्टिव की वजह से भी तुम्हारा एरर आ रहा है, ठीक है, इंडक्टिव की वजह से तुम्हारा ये एरर आ रहा है। तो ये जो तुम्हारा
पावर जो तुम्हारा मेज़र करेगा, इसमें कॉस बीटा भी टर्म आ रहा है, राइट। तो ये पावर जो तुम्हारा मेज़र कर रहा है वो किसके वजह से, बीटा टर्म के वजह से, किसके वजह से आ रहा है, दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस इन प्रेशर कॉइल, राइट। तो इस बीटा के वजह से तुम्हारा ये वैल्यू तुम्हारा मॉडिफाई होगा, और ये वैल्यू जब तुम्हारा मॉडिफाई होगा तो तुम्हारा पावर भी मॉडिफाई होगा। तो ये तुम्हारा मेजर्ड पावर हो गया। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, ये हाईली रेजिस्टिव रहना चाहिए था, और जो तुम्हारा वैल्यू था, जो तुम्हारा पावर था जो मेज़र करता, वो ये करता। सो मेजर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल टू वी आई कॉस बीटा इंटू कॉस फाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई वी आई कॉस फाई। नाउ दिस कैन बी रिटन एज आर एस कैंसिल हो जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एम, ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई मेजर वैल्यू इज इक्वल टू कॉस फाई, वी आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस बीटा इंटू कॉस फाई माइनस बीटा। नाउ इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू एम इज इक्वल टू कॉस फाई डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा इंटू कॉस ए माइनस बी, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नाउ कॉस फाई डिवाइडेड बाई कॉस बीटा टू, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉस बीटा को हम कॉमन ले रहे हैं, राइट, कॉस बीटा को हम कॉमन ले रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस फाई प्लस साइन फाई इंटू, अगर हम कॉस बीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस बीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू टैन बीटा। नाउ अगर हम कॉस बीटा को कॉमन लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कॉस बीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई, इस कॉस को हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे हम कॉस फाई से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई, दैट इज़ टैन फाई इंटू टैन बीटा। तो ये तुम्हारा एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड टैन। नाउ हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर हमको एरर निकालना रहे, दैट विल बी इक्वल टू मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100, इस तरह से निकालते हैं। नाउ डब्ल्यू एम बाई डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू टी, दैट इज़ 1 इंटू 100, इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू एम क्या था, डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू एम दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन फाई इंटू टैन बीटा, सो डब्ल्यू एम बाई डब्ल्यू टी क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स 1 प्लस टैन फाई इंटू टैन बीटा माइनस 1 इंटू 100, सो ये तुम्हारा कितना आएगा, दैट इज़ टैन फाई इंटू टैन बीटा इंटू 100, ओके। सो ये तुम्हारा एरर है, और डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू एम को हम लोग एक और टर्म से लिखते हैं, डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू एम को हम लोग एक्चुअली में करेक्शन फैक्टर कहते हैं। डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू एम को हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्शन फैक्टर। सो दिस इज इक्वल टू, और कोई पूछे करेक्शन फैक्टर क्या होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस फाई डिवाइडेड बाई कॉस बीटा इंटू कॉस फाई माइनस बीटा। अगर ये एलपी मेरा लैग हो रहा था, ठीक है, कैसा था, ये वोल्टेज यहाँ पे और करंट यहाँ पे था, ठीक है,
तो लैग हो रहा था, ये प्रेशर का जो करंट है वो प्रेशर कॉइल में जो करंट था वो लैग हो रहा था विथ एंगल बीटा। अगर लीड करता तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आता और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सो अगर यहाँ पे पावर फैक्टर कॉस फाई क्या है एक्चुअली में पावर फैक्टर, तो अगर यहाँ पे पावर फैक्टर कम होगा, अगर यहाँ पे पावर फैक्टर कम होगा तो करेक्शन फैक्टर क्या होगा, कम होगा, राइट। अगर पावर फैक्टर तुम्हारा कम है तो करेक्शन फैक्टर भी तुम्हारा कम है, यानी कि एरर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे तुम्हारा पावर फैक्टर ज़्यादा है तो करेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, एरर क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि तुम ज़्यादा करेक्शन फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हो, एरर तुम्हारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। कम करेक्शन फैक्टर तुम प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो एरर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस प्रेजेंट है, अगर प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस प्रेजेंट है तो क्या जनरेट हो रहा है, एरर तुम्हारा जनरेट हो रहा है, किसकी वजह से, इंडक्टेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो लैग कर रहा है विथ एंगल बीटा। नाउ इस इंडक्टेंस को हमको कंपनसेट करना है, तो इसको हम कंपनसेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। कभी भी इंडक्टिव इंटरफेरेंस कैपेसिटिव इंटरफेरेंस से कंपनसेट होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीरीज़ मल्टीप्लायर के पैरेलल में लगाएंगे। अब ये कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये हम कैसे निकालेंगे। सपोज़ करो ये टोटल रेजिस्टेंस, अगर सपोज़ करो हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा दे रहे हैं, तो ये कंप्लीट नेटवर्क कैसा होना चाहिए, रेजिस्टिव होना चाहिए। ये कंप्लीट नेटवर्क कैसा होना चाहिए, रेजिस्टिव होना चाहिए। सपोज़ करो यहाँ से यहाँ जो नेटवर्क है वो कंप्लीट रेजिस्टिव है, ओके, दैट इज़ आरपी। तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क है, तो अगर ये कंप्लीट मेरा रेजिस्टिव हो जाए, सपोज़ करो इसका वैल्यू है आरपी, ठीक है, तो इसका इम्पिडेंस वैल्यू कितना आएगा, जेड पी इज इक्वल टू आर पी माइनस आर एस। ये रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आर पी, ये आर एस है, आर पी माइनस आर एस प्लस जे ओमेगा एल पी प्लस, इन दोनों को हम पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ आर एस माइनस जे ओमेगा सी आर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर एस स्क्वायर। नाउ ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर एस स्क्वायर का वैल्यू एक्चुअली में 1 से भी कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अगर सपोज़ करो इसका वैल्यू अगर 1 से बहुत कम है, राइट, अगर इसका वैल्यू 1 से बहुत कम है तो इस जेड पी को हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं आर पी माइनस आर एस प्लस जे ओमेगा एल पी प्लस आर एस माइनस जे ओमेगा सी आर एस स्क्वायर। अगर इस पूरे इक्वेशन को प्योरली रेजिस्टिव होना है तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस होना है तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, बाकी बचा जो इमेजिनरी टर्म वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे भी हम देखते हैं, सपोज़ करो अगर हम एक रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस भी जोड़ रहे हैं तो ये है सपोज़ आर और ये है जे एक्स पी या जे एक्स। तो अगर इस नेटवर्क को प्योरली रेजिस्टेंस होना है तो ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, ये इमेजिनरी टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी जो भी इमेजिनरी टर्म है उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से। तो यहाँ पे इमेजिनरी टर्म क्या है, ओमेगा एल पी ओमेगा सी आर एस स्क्वायर, तो इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, ओमेगा एल पी माइनस ओमेगा सी आर एस स्क्वायर, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से। तो c इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एल पी डिवाइडेड बाई आर एस स्क्वायर। सो जो तुम्हारा एरर इंडक्टेंस से हो रहा है, जो तुम्हारा एरर इंडक्टेंस प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस की वजह से हो रहा है वो कैपेसिटर के प्रेजेंस में हट जाएगा। अगर हम इस तरह से कैपेसिटर लगाते हैं इन पैरेलल विथ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस तो वो इंडक्टिव इंटरफेरेंस तुम्हारा खत्म हो जाएगा और इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू एल पी डिवाइडेड बाई आर एस स्क्वायर, ठीक है, जितना तुम्हारा इंडक्टेंस क्रिएट हो रहा है और डिवाइडेड बाई जितना तुम्हारा सीरीज मल्टीप्लायर है उसका स्क्वायर, ओके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करेक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, देन एरर कैलकुलेशन, ठीक है, एरर कितना आता है तुम्हारा, और इंडक्टिव इंटरफेरेंस के विथ प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव इंटरफेरेंस तुम्हारा पावर कितना होगा, ठीक है, वो रेशियो WT/WM, ये आपको याद रहना चाहिए, दैट इज़ करेक्शन फैक्टर। ओके, एंड उसको करेक्ट कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग करेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपनसेशन टेक्निक। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इंटरफेरेंस है वो कैपेसिटिव इंटरफेरेंस हट जाएगा, और कैपेसिटर का वैल्यू कितना हम लोग पुट करेंगे, दिस मच LP/RS²।